Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video, we are going to discuss about previous year series of SSC Junior Engineer Examination. देखिए 60 डे प्लान को हम फॉलो कर रहे थे और उसमें हमने टेक्निकल के 5 सेशन को कवर किया था और रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ के सेशन भी हम ऑलरेडी अपडेट कर रहे हैं अपने ऑफिशियल चैनल पर। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी आने वाले नोटिफिकेशंस हैं हमारे वो आपको टाइमली अपडेट होते रहें, ठीक है। और देखिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर सीरीज़ के बारे में। देखिए प्रीवियस ईयर सीरीज हमने क्वेश्चन की कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम कवर करेंगे यूथ पब्लिकेशन और आर एस खुरमी के जितने भी मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी ईएससी और गेट के हैं वो कवर करेंगे। तो पूरा टेक्निकल सेक्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा और नॉन टेक्निकल के लिए रीजनिंग और जीएस हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं इवनिंग लेक्चर्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का अपना फर्स्ट सेशन, द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक इज रेडिली अप्लीकेबल टू, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक बैलेंसिंग है वो किसके लिए अप्लीकेबल है? प्राइमरी बैलेंस, सेकेंडरी बैलेंस या बैलेंसिंग ऑफ इनलाइन इंजन या फिर हमारा पार्शियल प्राइमरी बैलेंस, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो इस टाइप की बैलेंसिंग को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम दूसरे उसको कॉन्ट्रा रोटेटिंग मास बैलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। The direct and reverse crank balancing method, also known as contra-rotating mass balancing method, are not separate method but rather one of the way of modeling inertial effect। जो हमारा inertial effect है उसको हमारा उसके लिए यूज़ करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मास के लिए हम बैलेंसिंग यूज़ करते हैं। सच एज सिलेंडर इन द इंजन एज 2 सेपरेट मासेज रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे जो सेपरेट मासेज हैं उनके इनर्शियल इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं और इसको हम कॉन्ट्रा रोटेटिंग मास बैलेंसिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखिए हर क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा मैं थ्योरी भी डिस्कस करूंगा ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे या फिर आपको एग्जाम में आप देखोगे तो इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली कवर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टार्टिंग ऑफ द लोकोमोटिव इन एनी पोजीशन द क्रैंक ऑफ द लोकोमोटिव विद 2 सिलेंडर आर प्लेस्ड एट द फॉलोइंग एंगल टू ईच अदर। देखिए अगर हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ द लोकोमोटिव किसी पोजीशन में अगर स्टार्ट करते हैं तो अगर हमारे पास टू सिलेंडर मैकेनिज्म वाला अगर वो है जिसमें 2 पिस्टन लगे हुए हैं तो हमारा किस एंगल पे दोनों होने चाहिए ताकि किसी भी पोजीशन पर हम उसको स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और जब थीटा हमारा क्या होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। और बात करते हैं, देखिए प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये मैक्सिमम 2 बार होगा 1 रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्राइमरी मैक्सिमम फोर्स दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फॉर 90 डिग्री अगर हमारा होगा तो किसी भी पोजीशन में हम इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द क्रिटिकल स्पीड डिपेंड अपॉन द मास है, स्टिफनेस है, मास एंड स्टिफनेस है, मास स्टिफनेस है, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो हमारे जो क्रिटिकल स्पीड होती है वो हमारी डिपेंड करती है देखिए मास और स्टिफनेस पर, बट एसेंट्रिसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इफ द मोर स्टिफ स्प्रिंग इज यूज्ड इन द हार्टनल गवर्नर देन द गवर्नर विल बी। देखिए अगर हार्टनल गवर्नर क्या होता है, देखिए हार्टनल गवर्नर हमारा क्या करता है, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होता है, ठीक है। अब जब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होगी किसी भी अगर स्प्रिंग की तो क्या हो जाएगा, वो बहुत लेस फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस करेगा हमारा, जैसे ही हमारी जब स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी हमारी इंजन की, ठीक है। अगर हमारी स्टिफनेस बढ़ेगी तो फ्लक्चुएशन क्या होगा हमारा, वो लेस फ्लक्चुएशन दिखाएगा और फ्लक्चुएशन लेस है दैट मीन सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर विल बी क्या होगी, रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमारा अगर डिविएशन हो रहा है तब भी हमारा क्या होगा, वो स्टिफनेस हमारा कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखाएगा बिकॉज जो सेंसिटिविटी है हमारी क्या होगी, रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। बिकॉज आप ऐसे समझ सकते हैं बिकॉज जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो अगर मान लो जर्क होता है या फिर हमारा कोई भी हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से स्प्रिंग आउटवर्ड्स बॉल मूव करती हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्चुएशन हमारा जो कम शो होगा हमारे स्प्रिंग के अंदर बिकॉज स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर फ्लक्चुएशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर विल बी रिड्यूस, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व। देखिए स्ट्रीम लाइन अगर किसी कर्व से डिनोट कर रही है तो हमारा क्या होगा, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था तो वो कौन सा फ्लो दिखाता है, वो हमारा 2 डायमेंशन फ्लो दिखाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। देखिए तो मैक्सिमम टेंशन होती है वो आपकी 3 टाइम होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। और अगर बात करता हूँ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट हमें कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में रिलेशन, दैट मीन्स होगा वो आपका 3 टाइम्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रोटेटिंग मास हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए हमारे थ्योरी ऑफ मशीन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दे रखा है 30
kg मीटर स्क्वायर। रोटेट एट द आरपीएम, हमारे पास आरपीएम गिवन है 800 आरपीएम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एंड इट ट्रेवलिंग इन द कर्व ऑफ 170 मीटर रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज हमें दे रखा है 170 मीटर, एट द स्पीड ऑफ, और वेलोसिटी दे रखी है हमें 240 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर आवर, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 66.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है जायरोस्कोपिक रिएक्शन। देखिए जायरोस्कोपिक रिएक्शन है, जायरोस्कोपिक कपल होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका C इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी, वेयर ओमेगा पी इज द आपका क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्रिसीजन। ठीक है, तो आपका और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 2πn/60, वेयर 2 × 3.14, एन आपका देखिए आरपीएम है 800 डिवाइडेड बाय 60, तो आपकी देखिए ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 83.77। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा पी इज अ प्रिसीजन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तो वेलोसिटी 66.6 और डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 170, ये आपको हो जाएगा 0.39। बस आपको वैल्यू पुट करनी है दोनों की यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू I30 ओमेगा, दैट इज इक्वल टू हमारा ओमेगा हमने कैलकुलेट किया है 0.392 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ऑफ प्रिसीजन दैट इज इक्वल टू 83.77। ऑप्शन देखिए कौन सा आ जाएगा 7th का, बी विल बी द राइट आंसर। हमारा आंसर निकल जाएगा 100 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखिए अब क्या है, पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे हमारे जायरोस्कोपिक कपल पूछने के, बट बेसिकली क्या होता है जायरोस्कोपिक कपल का जो फॉर्मूला होगा आई ओमेगा ओमेगा पी, इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, कई बार कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं कि उसका टिल्ट किस साइड में होगा। ठीक है, कंडीशन दे देंगे, अब पिचिंग पूछ लेते हैं क्या होता है, हॉर्निंग क्या होता है, रोटेटिंग क्या होता है, ठीक है, रोटेशनल क्या होता है। तो मतलब ये फंडामेंटल टर्म पूछे जाती हैं आपकी, जो आपके बात करते हैं आपके जायरोस्कोपिक कपल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थ्रो ऑफ द कैम इन द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम। देखिए कैम क्या होता है हमारा, जो रोटेशन मोशन को हम क्या कर देते हैं लीनियर मोशन या फिर हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई कैम है, ठीक है, और ये कैम है मेरे पास, और ये क्या है हमारे पास कोई रोलर फॉलोवर है। तो ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है हमारे रोलर फॉलोवर और हमारे कैम के बीच में। तो ये हमारा क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है बेस सर्कल और आपके फॉलोवर के डिस्टेंस में जो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा दिखाता है बेस सर्कल और आपका जो कर्व जो पास होती है हमारे फॉलोवर से। ठीक है, फॉलोवर से। तो हमारा कौन सा आप ऑप्शन हो जाएगा 8th का, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोवर फ्रॉम बेस सर्कल इज मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मान लो बात करता हूँ ये हमारा फॉलोवर का पॉइंट है और ये कोई कैम है, तो हमारे जो ये वाला डिस्टेंस है हमारा ये मैक्सिमम होगा बिटवीन द फॉलोवर का पॉइंट एंड द बेस सर्कल ऑफ द कैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। देखिए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के काफी सारे इन्वर्जन हम पढ़ते हैं। देखिए तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, हैंड पंप और ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। देखिए तीनों हमारे क्या हैं, हमारे जो इन्वर्जन है हमारे इसके। और अगर बात करता हूँ मैं डबल स्लाइडर के लिए, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा बात करते हैं ओल्डम कपलिंग को, वो डबल स्लाइडर के अंदर आता है। इलेक्ट्रिकल ट्रैमल है, ये हमारे डबल स्लाइडर के मैकेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कवर करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिविट इन एडजेसेंट रो ऑफ द जिगजैग रिविट इज नोन एज। देखिए हमें बोला गया कि भाई एक हमारे पास कोई प्लेट है, ठीक है, और हमारे पास ये कोई रिविट है और हमारे पास दो रिविट ये हैं, तो इस डिस्टेंस को हमें क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको कुछ और बोलेंगे, और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल पिच। ठीक है, पी डी से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं आपके बैक पिच को। ठीक है, तो पी डी इज द सी इज द राइट आंसर, बिकॉज पूछा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिविट इन एडजेसेंट रो ऑफ द जिगजैग रिविटिंग जॉइंट। जो जिगजैग रिविटिंग जॉइंट का मतलब क्या होता है, ये डायमंड रिविटिंग टाइप होती है। ठीक है, जिगजैग पोर्शन में होता है। ठीक है, ये रिविटिंग, तो इस रिविट का और इन दो रिविट के जो ये वाला डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं आपका पी डी, दैट इज कॉल्ड डायगोनल पिच। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी इज रेस्टिंग ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल, व्हाट फोर्स विल बी required to slide down if the coefficient of friction of the body is 0.3। ठीक है, देखिए हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, माना कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा 30 डिग्री है। ठीक है, इस पर कोई मास हमारा प्लेस किया हुआ है, और इसका मास देखिए, मान लो इसका मास क्या है, m है, mg इसका मास हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा थीटा, दैट इज mg cos थीटा। ठीक है, और ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन टू द प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ पे हम कितना फोर्स लगाएं हमारा, ताकि ये बॉडी क्या करने लगे, ऑफ द बॉडी करने स्लाइड करने लगे। देखिए हमारा जो ये वाला फोर्स हमें लगाने जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वाला हमारा mg sin थीटा है,
ऑलवेज क्या करेगा, डोमिनेट करेगा हमारे बिना फोर्स के, अगर हम अप्लाई नहीं भी करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन हमारी होगी फोर्स अप्लाइड से, ठीक है, तभी हमारा ये स्लाइड होगा। दैट मीन्स हमें कोई भी फोर्स लगाने की नीड नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर पेयर, बॉल एंड सॉकेट, पिस्टन एंड सिलेंडर, कैम एंड फॉलोवर। देखिए कौन से इनमें जो गिवन पेयर हैं वो लोअर पेयर हैं। देखिए लोअर पेयर क्या होते हैं, जहां पर हमारा क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिस्टन एंड सिलेंडर जॉइंट। ठीक है, कैम एंड फॉलोवर में क्या होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। तो ये लोअर पेयर की जगह क्या हो जाते हैं, हायर पेयर हो जाते हैं। ठीक है, हायर पेयर होते हैं जहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, और जो आपके लोअर पेयर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सरफेस कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी किसमें आता है, ऑप्शन डी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सैटेलाइट इज कीप्ड ऑन द मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, जो सैटेलाइट होते हैं हमारे अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, वो कौन से फोर्स की वजह से हमारे क्या करते हैं, वो अराउंड आपके ऑर्बिट में घूमते हैं। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दी सैटेलाइट्स। देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमारा क्या करता है, इसकी वजह से ये आपके रोटेट करते हैं हमारे किसके, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है जो अर्थ के अराउंड, और जो बाकी जो आउटवर्ड फोर्सेस है वो क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है आउटवर्ड फोर्सेस से, बट स्लाइड ग्रेटर होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। और इसी फोर्स जो डोमिनेंट फोर्स होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, एक रोटेशन में घूमता रहता है। ठीक है, तो 13 का बी विल बी द राइट आंसर। द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लाइफ मोर देन इट्स लिफ्ट इज। देखिए अगर जब हमारा कोई भी चीज़ को हम उठा रहे हैं, ठीक है, हमारे द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लाइफ इज मोर व्हेन इट्स लिफ्ट इज, तो क्या होगा आपका, देखिए 14 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारा देखिए टेंशन हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी जब हम किसी भी उसको उठाते हैं एज कम्पेयर टू जब उसको क्या करते हैं, उसको डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, किसी भी उसके अंदर, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फॉर द स्टील अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द शियर एज कम्पेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द टेंशन। देखिए जो अल्टीमेट आपकी स्ट्रेंथ है इन शियर के अंदर, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है आपकी शियर के अंदर एज कम्पेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, तो इसमें क्या रिलेशन है एज कम्पेयर टू अल्टीमेट इन टेंशन। देखिए शियर में क्या होगी आपकी, वो आपकी हो जाएगी 2/3 हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, इज इक्वल टू 2/3। आपका ये कितना हो जाएगा, 0.67। ठीक है, ये वैल्यू आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम वेयर द शियर फोर्स इज 0 द बेंडिंग मोमेंट विल बी। देखिए हम जो डिनोट करते हैं, तो शियर फोर्स जहाँ पर क्या होता है, 0 हो जाता है। देखिए शियर फोर्स अगर आपका 0 है किसी पोर्शन पर आपका, ठीक है, मान लो आपका शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, आपका दैट मीन्स क्या है, बेंडिंग मूवमेंट क्या है उसका मैक्सिमम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स क्या बताता है, आपका लोडिंग बताता है। ठीक है, आप देखिए तो ये आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखिए जहाँ पर शियर फोर्स आपका 0 है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगा। और जहाँ पे आपका आपका जो लोडिंग 0 है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका शियर फोर्स की वैल्यू चेंज करेगी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेस इन द बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू द व्हेन द बॉडी इज ग्रेजुअली। ठीक है, देखो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर हमारा सडन लोड है और आपका दूसरा क्या है, आपका ग्रेजुअल लोड है, तो आपके देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7th का सी विल बी द राइट आंसर। स्ट्रेस इन द बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द, ये सडन लोड है और ये आपका क्या है, आपका ग्रेजुअल लोड है। ठीक है, तो उससे 2 टाइम्स होती है और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, दुगना होगा एक तरीके से। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन और स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है आपका। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, जी इससे डिनोट करते हैं। और आपका अगर वो बात करूँ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये हुक्स लॉ को फॉलो करती है कोई चीज़, तब हमारे यहाँ पे डिनोट करते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन वेयर ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और अगर मेरे पास रेशियो निकालता हूँ तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, और द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज द यूनिट स्ट्रेन, अगर हमारे पास जो यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है आपका 1 वैल्यू का दे, हमारा क्या हो जाएगा आपका, और यूनिट स्ट्रेस है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आपका बोले 1 मेगा पास्कल जो भी है, और उसके डिवाइडेड बाय 1 आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारी वो वैल्यू कौन सी कहलाती है, आपकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या है, फॉर्मूला से हमारा क्या है, यूनिट वैल्यू के लिए पूछा गया है। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। कोई मटेरियल जब हम लोड लगाते हैं अपनी पोजीशन से क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल रबर है हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दोज मटेरियल आर नोन एज इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज मोर देन यूनिटी। बताइए कौन सा हमारा क्या होता है, मोर देन यूनिटी होता है। देखिए 21 का, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और क्योंकि हमारा जो आपका वैल्यू होगा पॉइजन रेशियो का इन सभी मटेरियल के लिए क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा। देखिए कॉपर के लिए अगर बात करते हैं तो आपका जो म्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0.33 सॉरी। और एल्युमिनियम अलॉय की बात करते हैं तो एल्युमिनियम अलॉय के लिए हो जाएगा 0.32। और बात करते हैं देखिए स्टील के लिए, तो स्टील का आपका जो बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पॉइजन रेशियो 0.27। और कास्ट आयरन क्या हो जाएगा आपका 0.21। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, लेस देन आपकी 1 है। तो मोर देन यूनिटी कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखिए आपको कुछ मटेरियल के, फंडामेंटल मटेरियल के जो आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर बीम। देखिए अगर आपके पास कोई बीम है जो कि एक कैंटिलीवर बीम है, इफ द लोड इज एट द एंड इज इंक्रीज, इस पॉइंट पर जो लोड की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, बढ़ाता जाता हूँ। ठीक है, लोड की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो द फेलियर कहाँ पे होगा। देखिए जब हम लोड इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो कर्व कुछ इस तरीके का आएगा, बीम डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस पोजीशन से एक्स पोजीशन तक। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कहाँ होगा, हमारा फेलियर कहाँ से होगा, एट द सपोर्ट के पास होगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट हमारी क्या होगी, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एट अ प्रिंसिपल प्लेन द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस इज 0, द टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 0, टेंसाइल स्ट्रेस इज 0 और नो स्ट्रेस एक्ट। देखिए प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल प्लेन पर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस हमारी क्या होगी, 0 होगी, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या करेगी, हमारी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारी इस कंडीशन के लिए, दैट इज इक्वल टू शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू mod of sigma x minus sigma y divided by 2। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द नॉर्मल शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारी एग्जिस्ट करेंगे, बट शियर स्ट्रेस हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेस से हमारी एग्जैक्ट करेंगे, एक होगी मैक्सिमम स्ट्रेस और एक आपकी क्या होगी, मिनिमम स्ट्रेस। सिग्मा 1 सिग्मा 2 से भी डिनोट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सिग्मा एक्स और सिग्मा 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स मोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 वायर AO एंड BO सपोर्ट इन अ वर्टिकल लोड W एट अ O as shown in figure. The wire of the equal length and across the each cross section area, then the tension in the each of the wire। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। आप इसको लामीज थ्योरम से भी कर सकते हो, बट लामीज थ्योरम से आप करोगे तो आपको कैल्सी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एंगल दिए हुए हैं। तो आप क्या करते हो, अब आपके पास SSC JEE में कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें मान लो T विद द टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग एंड T विद द टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी हमारा दोनों में सेम एंगल है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा T cos 45, ये आपका हो जाएगा T sin 45, और सिमिलरली यहाँ पे T cos 45 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा T sin 45। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट W क्या है हमारे पास, इसको बैलेंस कर रहे हैं हमारे ये दोनों। तो हमारे क्या है, वर्टिकल आप कंपोनेंट लेते हैं, W इज इक्वल टू T sin 45 प्लस 2 आपका सेकेंड आपका T sin 45, तो ऐड करोगे तो आ जाएगा 2T sin 45 डिग्री W। ठीक है, W इज इक्वल टू 2 इंटू T sin 45 होता है 1/√2। ठीक है, और तो और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा आंसर विल बी T डिवाइडेड बाई W अपॉन √2। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको क्या है, बेस क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25th क्वेश्चन, अ वेट ऑफ 1500 इज हेल्ड ऑन द स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड इन 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द P is acting on 30 डिग्री above the plane, then the reaction of the shown in figure। देखिए हमारे पास कोई मास है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, कोई हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री एंगल उसका इंक्लिनेशन है, 500 जो मास है आपका क्या है, वो आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू 500। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन R का वैल्यू पूछा गया है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500 cos 30, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज 500 sin 30। ठीक है, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो आपका लग रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है,
ये P भी द फोर्स और ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये आपका हो जाएगा P cos 30 और ये आपका हो जाएगा P sin 30। ठीक है, इक्वेट करिए सारी हमारे जितने भी आपके रिएक्शन फोर्सेज हैं आपके। देखिए और फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका R और दूसरा आपका फोर्स है इसी पॉइंट पर, दैट इज P sin 30। ठीक है, इस पर है आपका P cos 30 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 500 sin 30। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, इसका बैलेंस कर रहा है 500 cos 30। तो आपको देखिए क्या करना है, बैलेंसिंग द इक्वेशन करेंगे तो आप क्या हो जाएगा इसका, देखिए जब बैलेंस करोगे तो आपका हो जाएगा R प्लस P sin 30 इज इक्वल टू 500 cos 30। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखिए आपका जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ R और P की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इन टर्म ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसके बाद आप जब वैल्यू निकालोगे फिर उसके बाद निकालना है आपने दूसरी इक्वेशन, आप इक्वेट करोगे तो आपका हो जाएगा P cos 30 इज इक्वल टू 500, ये आपका हो जाएगा 500 sin 30। तो आपका क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 500 tan 30 और tan 30 कितना होता है 500 tan 30 इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और P की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो ऑप्शन आपका क्या है, इजीली कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे। तो बेसिकली क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, बस रिजॉल्व करने हैं कंपोनेंट और आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आंसर आपका क्या आएगा, 288 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी और फंडामेंटल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल आपने बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस बेसिकली क्या है आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और रिएक्शन आपकी 288 निकल के आएगी। और आपका अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए P का वैल्यू आएगा, जो आपकी P आएगी 288.67 और रिएक्शन आपका आएगा 288.6। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, √3 इज इक्वल टू 1.732, ताकि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सको, बिकॉज आपके पास कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं प्रोवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन फिगर एज अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, देन द क्रैंक OA रोटेट क्लॉकवाइज, OA इज 2, OA की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है, O डैश की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ द फॉरवर्ड मोशन टू द रिटर्न मोशन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मेनली एक ट्रिक है, बाकी आप फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो क्विक रिटर्न मोशन के लिए, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो आपका क्या होता है, क्विक रिटर्न रेशियो दैट इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जब आपको कोई भी स्ट्राइक ना करे तो आप 2 लगा सकते हो, बट जब कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, द ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बाइंडिंग वायर यूज टू सपोर्ट द जॉइंट फॉर द सोल्डरिंग इज मेड ऑफ। जो बाइंडिंग वायर यूज हम करते हैं सोल्डरिंग के लिए वो किसका बना होता है, देखिए वो आपका बना होता है सॉफ्ट आयरन का। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एल्यूमिनियम कॉपर क्या होते हैं, ये हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं हमारे बाइंडिंग वायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस। देखिए एक्सट्रूजन है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल मेथड है, स्लस है और कारथेज प्रोसेस है। देखिए एक्सट्रूजन क्या होता है, हमारा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर आता है, ये हमारा कास्टिंग के अंदर नहीं आता, और जिसके हम क्या करते हैं, ब्लूम और ब्लिट्स बनाते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, और टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं इसमें, हॉट एक्सट्रूजन है, कोल्ड एक्सट्रूजन है, और आपके फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है। ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन है, ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज एक्सट्रूजन इज मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ना कि क्या है हमारी कास्टिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज द कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड द मेटल्स लाइक। तो जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है वो किसके लिए होती है, देखिए आपकी स्टील के लिए है, कॉपर ब्रास है, एल्यूमिनियम है, या कार्बोराइज स्टील है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये क्या करती है, आपके एल्यूमिनियम, निकेल एंड मोनल मेटल के लिए यूज करते हैं। और कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं हम, देखिए जो हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस रखते हैं एज कम्पेयर टू एसिटिलीन, और जब हमारा दोनों का ऑक्सीजन और आपका जो एसिटिलीन है वो न्यूट्रल होता है, अगर हमारा दोनों का रेशो 1:1 हो या इक्वल रेशो। ठीक है, और अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे तो आपकी वो फ्लेम हो जाती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाती है, वो एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल को कट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लेम इन द गैस वेल्डिंग इज, न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, कार्बोराइजिंग फ्लेम है। तो मोस्ट कॉमनली हम न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं, जहां पर रेशो क्या होता है हमारा, बराबर होता है आपके ऑक्सीजन का और ऑक्सीडाइजिंग गैस का। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चंस तो हुए हमारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के। आप जिन लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी कवर कर रखी है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, उनका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर देखिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, अगर जो भी बच्चे राजस्थान के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जेईएन का, तो उसका देखिए ऑफिशियल सिलेबस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो गया है, प्लस डेट भी आ चुकी है। तो जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी स्पीड्स को थोड़ा फास्ट करिए, ताकि जो प्रॉब्लम है आपकी जो सामने आए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाद में क्या होगा, टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने को रह जाएंगी। ठीक है,
और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है किसी भी टॉपिक में तो आप बताइए, मैं उसका प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देता हूँ, आपके जितने भी राजस्थान JEE के पुराने प्रीवियस पेपर थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। स्टे होम स्टे सेफ।